Good morning, all of you. Today we are going to start class 10 subject SST Geography part. चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था हमारा संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास में भू संसाधन के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय अर्थात हमारी भूमि दिन प्रतिदिन कैसे उसकी फर्टिलिटी है, उपजाऊपन खत्म हो रहा है, यानी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, और उस भूमि का जो निम्नीकरण है अर्थात उसकी जो उर्वरता शक्ति कम हो रही है, उसके क्या क्या कारण है और उसको हम उपाय कैसे हमें करना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि हमारा जो भूमि संसाधन है ये एक ऐसा संसाधन है जो हमारे पूर्वज इसका प्रयोग करते आ रहे हैं और हम इसको भोजन के रूप में, मकान, कपड़े के रूप में या अपनी जितनी आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए इसका यानी कि उपयोग कर रहे हैं। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। देखिए भारत जो हमारा जो देश है उसमें लगभग 13 करोड़ जो हेक्टेयर भूमि है वे निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% जो भूमि है, जो 28% जो भूमि है इसमें भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत आती है और 56% क्षेत्र है ना जल अपर्दित यानी जल के द्वारा। देखिए इसमें कह रहा है कि भारत में लगभग जो 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है वे निम्नीकृत है, यानी इसकी उर्वरता शक्ति कम है। 28% जो है ना वे वनों के अंतर्गत, 56% जल के द्वारा प्रतीत है और जो शेष बची हुए वे लवणीय और क्षारीय है। ये तो के प्राकृतिक, कुछ इसमें मानवीय कारक हैं जैसे मानव के द्वारा अनाधुन रूप से वनों कटाई करना, बहुत अत्यधिक पशुचारण करना, खान खोदना, है ना, ये सभी क्या है हमारे एक भूमि का निम्नीकरण के कारक है। तो इसको हम कैसे, इसको हमें दूर करना चाहिए। तो निश्चित रूप से इसको दूर करने के हमें कुछ ना कुछ ऐसे उपाय सोचने चाहिए। जैसे अगर हम देखते हैं खनन के उपरांत खदानों में जैसे गहरी खाइयां और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है, ये खनन कार्य। जैसे अगर हम देखें खनन के द्वारा किन किन स्टेट्स में सबसे अधिक हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये हैं। जैसे राज्य में मनोमल भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, इन राज्यों में यानी पशुचारण अधिक हो रहा है। यहाँ पर सबसे अधिक पशुचारण हो रहा है। जैसे खनन कार्य है ना झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में हो रहा है ना अधिक, यानी इस खनन कार्य है। वनोन्मूलन भूमि हो रही है, निम्नीकरण का कारण बना है, जैसे वन को नष्ट कर रहे हैं, खान खोद रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पशुचारण कर रहे हैं। इसी प्रकार से पंजाब है, हरियाणा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अधिक सिंचाई है, क्योंकि अधिक सिंचाई करने से भी भूमि का निम्नीकरण होता है। ये इसके लिए उत्तरदायी कारक है। इसके साथ में जल क्रांता है, क्योंकि लवणीय और क्षारीय मिट्टी के कारण भी भूमि है ना वे अनुपजाऊ बनता है। ऐसे ही साथ में जैसे सीमेंट के उद्योग है, कहीं चूना पत्थर है, पीसने में जैसे डस्ट उड़ती है ना, उसके जमने से भी यानी कि हमारे भूमि का अपरदन हो रहा है, भूमि का क्या कह सकते हैं निम्नीकरण हो रहा है और वायुमंडल में धूल विसर्जित हो रहा है। इसको हमें कैसे दूर करना चाहिए? इसको दूर करने के लिए सीधा सा तरीका है, हमें इनको सभी को अपोजिट कर देना चाहिए। जैसे भूमि निम्नीकरण को समस्या को सुलझाने के लिए कई तरह के, जैसे वन और रोपण करना चाहिए। कैसे करना है? ज़्यादा से ज़्यादा वन का रोपण करना चाहिए, चरागाह का उचित प्रबंध करना चाहिए, है ना। उसके साथ में पेड़ों की रक्षक मेखला लगानी चाहिए यानी शेल्टर बेल्ट। पशुचारण के ऊपर हमें नियंत्रण करना चाहिए और जो रेतीले टीबे है, जो बालू रेत है, वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ बोलनी चाहिए, है ना। इस प्रकार से और जो बंजर भूमि है वहाँ पर उचित प्रबंध करना चाहिए। ये सभी कार्य करेंगे तो हम भूमि निम्नीकरण से बच सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है मृदा संसाधन। मृदा का मतलब है मिट्टी संसाधन। अब देखिए मिट्टी जो संसाधन है एक प्राकृतिक संसाधन है, इसे हमें अपने अच्छी तरह से कंज्यूम करना चाहिए, विवेक से करना चाहिए। और साथ में जो विभिन्न प्रकार की जो मिट्टी है उसके बारे में अलग अलग क्रॉप्स जो है, फसल है, वे उगाई जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे इसकी में मृदाओं का वर्गीकरण की जो मिट्टी है उसका यानी कि कितने भागों में इसको बांटा गया है। इससे पहले मृदाओं के वर्गीकरण आप पहले क्लास में पढ़ चुके हो कि मृदाओं को कैसे कितने भागों में बांटा जाता है। फिर भी भारत में अनेक प्रकार के यानी कि उच्चावच है। उच्चावच माने बनावट,
भारत सभी जगह समतल समान तो नहीं है, कहीं ऊंचे पर्वत हैं, कहीं मैदान है, कहीं पठारी भूमि है, कहीं मरुस्थलीय है, तो कहीं यानी कि यहाँ पर द्वीपीय समूह है। तो इसलिए भारत की उच्चावास और भू आकृतिक और जलवायु और वनस्पति भी भिन्न भिन्न है, इसलिए मिट्टी भी अलग अलग पाई जाती है। तो इसलिए मिट्टी को यहाँ पर निम्न भागों में बांटा गया। सबसे फर्स्ट है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ जो मृदा है, जलोढ़ जो मिट्टी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। भारत का जो उत्तर का मैदान है ये नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया है, और ये जलोढ़ मिट्टी है, ये जो उत्तर का जो मैदान है उससे ढका हुआ है। तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो है नदी, जो सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इनसे यानी कि ये क्षेत्र बना हुआ है। जैसे अगर हम मैप में देखें तो ये जो कलर है ये वाला, ये हमारा जो क्षेत्र है ये मैदानी वाला क्षेत्र है, ये इसके जलोढ़ मिट्टी है। ये वाला क्षेत्र कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी है। जैसे अगर मैप देखते हैं फिर उसके बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम आपको मिट्टियों में देखते हैं, जैसे ये वाला क्षेत्र है ये हमारा पर्वतीय मिट्टी है। जैसे जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश है, पर्वतीय मिट्टी है। ये सिक्किम के पास भूटान और ये पर्वतीय मिट्टी है। उसके बाद हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी, तो ये हमारी जलोढ़ मिट्टी है। जैसे देखिए राजस्थान का कुछ उत्तर पूर्वी भाग है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार का कुछ भाग है ना, ये जो क्षेत्र है ये आपकी जलोढ़ है। फिर है लाल और पीली मिट्टी, जैसे ये रेड कलर के जो स्टेट्स हैं ये लाल मिट्टी वाले क्षेत्र है, ये सारे ये यहाँ पर लाल मिट्टी वाले क्षेत्र हैं। उसी बात से काली मिट्टी, जैसे ब्लैक सॉइल्स वाले क्षेत्र है, देखो ब्लैक सॉइल्स वाले ये जिसे कॉटन सॉइल्स कहते हैं। लैटेराइट मिट्टी जो हल्की लाल है, ये लैटेराइट मिट्टी है, लैटेराइट मिट्टी। और शुष्क जो हमारे डेजर्ट्स में पाई जाती है, शुष्क मिट्टी है, तो ये हमारी मिट्टी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें निक्षेप से, जो ये जलोढ़ मिट्टी है, तो ये जलोढ़ जो मिट्टी हमारी निक्षेपों से बनी है। निक्षेप मतलब जमाव से बनी है। सकड़ी गहरी नालियाँ मृदा राजस्थान गुजरात में फैला हुआ है, पूर्वी तटीय मैदान है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, जो भी नदी इनके द्वारा लाए गए। अब देखो जलोढ़ मृदा को भी इसमें जो भाग है, इसमें मृदा में रेत और सिल्ट और मृतिका की जो मात्रा है, छोटे छोटे कण होते हैं। कणों के आधार पर या घटकों के आधार पर देखें तो मृदाओं को उसकी भागों में देखें तो जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पुराना जलोढ़, जिसे बांगर कहते हैं, जो हम कह सकते हैं बांगर और खादर। क्या कह सकते हैं? बांगर और खादर। बांगर वे जो पुरानी मिट्टी है, जो अनुपजाऊ है, जिसमें मोटे मोटे कंकड़ है, जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, वे बांगर है। खादर मिट्टी है नया जलोढ़, जो नई मिट्टी बार बार आने से नई मिट्टी की लेयर्स पर जमती है। ये बहुत अधिक उपजाऊ होती है और इसमें बारीक कंकड़ पत्थर होते हैं, तो ये होता है जलोढ़ आपके खादर। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथि, ये बता दिया आपने। अब जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है, बताया। अधिकतर जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस चूर्णित होती है और गन्ने, चावल और गेहूं के और अन्य अनाजों के दलहन के लिए, दलहन माने दाल के लिए ये उपयुक्त है और गहन कृषि कार्य में इसका किया जाता है। ये थी आपकी जलोढ़। अब है काली मृदा। जैसे काली मृदा है ना, इसके रंग से काली है तो इसके रेगर मृदा भी कहते हैं। काली कपास के नाम से जाता है, क्योंकि आप कपास की खेती काली मृदा में अधिक होती है, इसलिए इसको इस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं उचित समस्याएं, जैसे इसकी समझी जाती है। जैसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें इस प्रकार जो मिट्टी है ना, ये दक्कन के पठार, बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। और लावा जनक, जो लावा है ना, लावा से ये मिट्टी बनी है और ये मृदा महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र, गुजरात है, मालवा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी भाग में पाई जाती है। और कुछ थोड़ी सी मिट्टी दक्षिणी जो गोदावरी है, दक्षिणी पूर्व दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी के घाटे में भी मिलती है। अब देखिए, जो ये काली मिट्टी है, जो कपास की मिट्टी के नाम से आते हैं, इसमें नमी धारण की क्षमता अधिक होती है, यानी कि एक बार अगर पानी पी लिया तो काफ़ी समय तक ये नमी बनी रहती है और सूखने पर इसमें दरारें आ जाती है। इसके अलावा ये मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पोटास तत्वों की परिपूर्ण होती है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा क्या होती है? फास्फोरस की मात्रा क्या होती है? कम होती है। गर्म और शुष्क क्षेत्रों में मृदा में गहरी दरारें पड़ जाती। तो ये था हमारी काली मृदा। थर्ड जो हमारी है लाल और पीली मृदा।
लाल पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन के पठार, जो दक्षिण का पठार है, उसके पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आगेन चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में पाई जाती है। इसमें रवेदार चट्टानें होती हैं। और लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान, दक्षिण छोरकर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है, यानी पहाड़ी क्षेत्र पाई जाती है। इन मृदाओं का जो लाल रंग है रवेदार और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसारण के कारण होता है, और इसका पीला रंग इसमें जल योजन के कारण होता है। ये थी हमारी मिट्टी। अब है हमारी लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द है ना, जो एक ग्रीक शब्द से बना है भाई। किससे बना है? ग्रीक्स, जिसका अर्थ होता है लेटर, लेटर से लिया गया है, जिसका होता है ईंट, जिसका होता है ईंट या लेटेराइट मृदा। ये उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, यानी जहाँ पर तापमान अधिक होता है और वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है, यानी कि दोनों, तापमान भी अधिक हो और वर्षा भी अधिक हो, तो उन क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी मिलती है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक क्या होता है? निश्चलन लीचिंग का परिणाम है। इस मृदा में जो ह्यूमस है उसकी मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक तपन माने तापमान अत्यधिक धूप से के कारण जैविक पदार्थों का अपघटित करके बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, और लेटेराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर यानी खेती की जा सकती है। कहना मतलब लेटेराइट जो मिट्टी है ना, वे कम उपजाऊ होती है। इसको अगर हम अच्छे खाद डालेंगे तो खाद डालकर सिंचाई करके इस पर हम खेती कार्य कर सकते। जैसे लेटेराइट मृदा का ये आपको इमेजिन दिखाया गया है कि लेटेराइट मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी होती है। अब देखो ये मृदा कहाँ होगा? जैसे कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपनाकर इस मृदा पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। अर्थात लेटेराइट मिट्टी के लिए चाय और कॉफी के लिए ये महत्वपूर्ण क्रॉप्स है, फसल है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और लाल लेटेराइट मृदा काजू की फसल के अधिक उपजाऊ है। लाल जो लेटेराइट मिट्टी है ना, ये काजू की फसल के लिए, किसके लिए? काजू जो ड्राई फ्रूट है उसके लिए अधिक उपजाऊ है। अब है मरुस्थलीय मिट्टी। जैसा कि नाम से बिल्कुल पता है, मरुस्थलीय, जो मरुस्थल मिलती है, सैंडी सॉइल से, बालू रेत है। तो मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है, कुछ लाल और भूरा भूरा दिखाई देता है। ये मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। कैसी? तो रेतीली और लवणीय। कुछ क्षेत्रों, अब देखिए, कुछ क्षेत्रों में नमक, कुछ क्षेत्रों में इसमें बता रहा है, जैसे कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है, यानी खारेपन की मात्रा इतनी अधिक है, झीलों से जल वाष्पीकृत करके खानों का नमक भी बनाया जाता है। जैसे जो पानी होता है वे तो वाष्प बनकर उड़ जाता है, और नीचे जो नमक जो जम जाता है उससे यानी कि तैयार कच्चा नमक होता है, और उसको परिष्कृत कर, शुद्धिकरण कर उसे नमक बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण, यानी शुष्क मान सूखापन और ऊंचे तापमान, अधिक तापमान के कारण जल वाष्प दर अधिक होती है। बिल्कुल ठीक है। जो क्षेत्र जितना शुष्क होगा और जितना टेम्परेचर हाई होगा, निश्चित रूप से वहाँ जल वाष्प भी अधिक होगा, और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा भी कम होती है। मृदाओं की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है। जो कैल्शियम है ना, उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। जो मिट्टी होती है उसका जो निचला भाग है उसमें कंकर पाया जाता है, जैसे यहाँ पर अभी दिखाएंगे, पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतः स्पंद यानी इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। जैसे लेटेराइट मिट्टी को अच्छा खाद बीज सिंचाई डाल के उपजाऊ बनाया जा सकता है, ऐसे जो मरुस्थलीय मृदा है उसको भी हम अच्छे खाद बीज और पानी की सिंचाई करके उसको उपजाऊ बना सकते। जैसे ये पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है, और जैसे ये आप देखिए मरुस्थलीय मिट्टी, ये मरुस्थलीय मिट्टी का प्रकार है, ये मरुस्थलीय मिट्टी है। तो जिसमें छोटे नीचे कण पाए जाते हैं, और ये भूरे लाल रंग की होती है, उपजाऊ नहीं होती, केवल यहाँ तापमान अधिक होता है, वर्षा की मात्रा कम होता है, तो इसलिए यहाँ पर वाष्पों की भी अधिक होती है, यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा तो यहाँ पानी कम होता है।
वन मृदा, वन मृदा जिसको हम जंगल की मृदा कहते हैं, वन मृदा, ये मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। बिल्कुल नाम ही है वन मृदा, तो वन मृदा तो क्या है, पहाड़ी क्षेत्र में मिलेगी, पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाएगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन है। बिल्कुल कि जब वन होंगे तो वह वर्षा भी पर्याप्त होगी, वन भी पर्याप्त होंगे। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय प्रावरण के अनुसार बदलाव आता रहता है। नदी घाटी मृदा दोमट और सिल्टार होती है, यानी कि जो घाटियाँ होती हैं उन घाटियों में क्या होता है, ये मिट्टी धीरे धीरे डिपॉजिट होने लग जाती है, जमने लग जाती है। तो दोमट और सिल्टदार जैसी मिट्टियाँ होती है जो उपजाऊ होती है, परंतु जो ऊपरी जो ढाल है जहाँ मिट्टी नहीं रुक पाती, ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कण का होता है। हिमालय के हिमांचल क्षेत्र यानी हिमालय में जहाँ पर बर्फ गिरती है, बर्फ होती है, इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है। अपरदन का मतलब होता है कटाव, अपरदन मीन्स कटाव, और ये अधिशिलिक, एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती है, इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं मिलती। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं कैसी होती है, उपजाऊ होती है। कैसी होती है, अधिक उपजाऊ होती है। ये था आज हमारा उसका मिट्टी वाला भाग। अब देखिए मृदा अपरदन और संरक्षण, हमें मिट्टी का संरक्षण कैसे करना चाहिए और क्यों जरूरी है, ये तो निश्चित है। अभी जैसे हमने भूमि निम्नीकरण का पढ़ा था, सेम वही है कारण कि मृदा अपरदन इसलिए होगा कि जब मानव अनाधुन वनों की कटाई करेगा, पशुचारण करेगा, अधिक सिंचाई करेगा, तो भूमि का अपरदन होगा। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहता है। यानी मिट्टी का अपने स्थान से कटकर बह जाना ही क्या कहलाता है, मृदा अपरदन। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं, अपरदन की जो क्रियाएं हैं आमतौर पर साथ साथ चलती है। कह रहा है कि मिट्टी बनना और मिट्टी कटाव ये साथ साथ चलती है, दोनों में संतुलन होता है। परंतु मानवीय क्रिया जैसे ये मानव क्रिया करता है, मानव के द्वारा मिट्टी का मतलब जैसे वनों को काट रहा है, पशुचारण कर रहा है, कहीं निर्माण कार्य कर रहा है, कहीं खनन कार्य कर रहा है, तो ये सभी कार्य क्या है, मानव की आर्थिक गतिविधियों के कारण हमारा मिट्टी है ना उसका हो रहा है। इसके साथ प्राकृतिक कारक भी है, जैसे पवन है, यानी बहुत तेज गति से पवन बह रही है। कई बार देखते हो आप, देखिए जब तेज गति से पवन चलती है तो बालू के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा देती है, यानी इससे क्या होगा, मिट्टी का अपरदन होगा। ऐसा आपको रेगिस्तान में बहुत अधिक देखने मिलेंगे कि जो सैंडी सॉइल्स, बालू रेत के जो टीले है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवाएं उसका टीले बना लेती। तो ये क्या है, ये पवन अपरदन है। हिमनद माने जो बर्फ पिघल कर आती है पानी के रूप में, तो उससे भी मिट्टी का कटाव होता है। हाँ, और जल अपरदन करते हैं, यानी ये इसके जल अपरदन के कारक है। तो इनके ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहिए। बहता हुआ जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटने और गहरी वाहिका हमारे खाइयाँ जैसा बनाता है, जिन्हें आकृतियाँ अवनलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इनको जिसको अवनलिकाएं भी कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती, क्योंकि जब नालियां होंगी, खड्डे हो गए, तो वे जोतने योग्य होगी नहीं। इसे उत्खात भूमि यानी कि बैंड लैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहता है। चंबल में तो क्या कहते हैं, खड्ड कहता है। कई बार जल विक्षेप क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, और ऐसी स्थिति में क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। यानी जो ऊपरी जो परत है ना, वो जल के जो तत्व हैं, मिट्टी के जो तत्व नीचे चल जाते हैं, कट कर भर जाते हैं, तो फिर मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। इसलिए हम उसको बचाना है। इसे चादर अपरदन कहा जाता है, सीट इरोजन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलित तरीके से भी मृदा अपरदन होता है। अगर मान लीजिए भूमि का अपरदन ढाल जाए उत्तर से दक्षिण की ओर, और आप जुताई भी उत्तर से दक्षिण कर रहे हो, तो जो आपकी जो पानी जो बहकर आ जाएगा और मिट्टी अपरदन होगा। अगर उत्तर से दक्षिण आपकी भूमि का ढाल है, तो आपको पूर्व से पश्चिम को उसको जुताई करनी चाहिए, जैसे मिट्टी अपरदन नहीं। ये था उसका मिट्टी का अपरदन। जैसे अब इसमें दिखाया गया अवनालिका। देखिए मान ली भूमि है, और भूमि में इस प्रकार से गड्ढे हो जाएंगे, नाली हो जाएंगी, तो इसमें जुताई बुआई नहीं होगी, तो इससे मिट्टी का कटाव होगा। ये था आपका मृदा एक अवनालिका का चित्र। तो
फिर है ढाल भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर, जैसे हमारी सीढ़ी होता है ना उसके समांतर हमें सिंचाई हमें खेती करना चाहिए। हल चलाने के ढाल के साथ साथ जल बहाव की गति घटती है, समूह से जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जाते हैं, इन सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि प्रबंधन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अर्थात सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है, अर्थात हमें सीढ़ीदार खेती करनी चाहिए। जैसे पर्वतों में जो वो खेती करते हैं पर्वतीय भागों में, वे सीढ़ीदार होते हैं। पर्वतों को काटकर छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं सीढ़ी नुमा। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जा सकता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है, क्योंकि घास उगा देंगे तो वर्षा जब तेज गति से होगी तो मिट्टी का वर्धन नहीं होगा। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। इस तरीकों को पट्टी कृषि कहते हैं, स्ट्रीप फार्मिंग कहते हैं। पेड़ों को कतार में लगाना चाहिए, जिसे कहते हैं रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट बनाने भी पवनों की गति कम करते हैं। इस रक्षक पेटिकाओं का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों को स्तंभ करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक की मृदा का वर्गीकरण। ये चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखें। ओके, थैंक यू।